हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 5th वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज़ ऑफ ज्योग्राफी की, जिसका टॉपिक है स्थल मंडल। ये जो हमारा टॉपिक है स्थल मंडल, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आप जब ल्यूसेंट की ब्लू वाली बुक पढ़ोगे, सब्जेक्टिव जीके वाली, उसमें भी आपको काफ़ी सारे सब टॉपिक्स मिलते हैं और मैंने ऑब्जेक्टिव भी उसी तरीके से बनाए हैं ताकि आपको ईजीनेस हो, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। और सेम टाइम पे मैंने इजी के साथ हार्ड भी रखा है क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल देखो, मैं इजी भी रखती हूँ, हार्ड भी रखती हूँ, क्योंकि एग्जामिनर इजी भी पूछता है और हार्ड भी पूछता है। तो हमें दोनों तरीके के मिक्स क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और वेटेज के साथ है ये सब्जेक्ट। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप ज्योग्राफी को छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपका सिलेक्शन इस सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है, राइट, क्योंकि आप एक भी सब्जेक्ट को ऐसे स्किप नहीं कर सकती। ये तो मेन सब्जेक्ट है आपका। और ये जो टॉपिक है स्थल मंडल, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको मैं 2 पार्ट में करके आपको डिवाइड करके पढ़ाऊँगी, आपको क्वेश्चन समझाऊँगी, ठीक है। टोटल 561 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर और पार्ट 1 में आधे क्वेश्चंस, पार्ट 2 में आधे क्वेश्चंस। पार्ट 1 पर आप पहले आए हो तो 1 से 2 दिन में पार्ट 2 भी अवेलेबल हो जाएगा। पार्ट 2 को भी कवर करें तभी आपका ये कंप्लीट टॉपिक कवर होगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। मैंने देखो ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं बेसिकली MCQ टाइप क्वेश्चंस ही कराती हूँ। ये टेस्ट सीरीज़ है एक, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है तो मैं बता देती हूँ। जो आपको स्क्रीन पर 2 बुक दिख रही है ना, एक तो सब्जेक्टिव ल्यूसेंट की बुक है, एक ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट की बुक है। इन दोनों बुक से क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस में करंट अफेयर के क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके आपको प्रॉपर हर टॉपिक के हिसाब से प्रोवाइड कर रही हूँ पूरे पैटर्न में, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से सीरीज़ को नहीं देखा तो आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखें। आप एक वीडियो आप 10 मिनट भी सुन लोगे ना, आपको पता चल जाएगा किस लेवल की आपकी तैयारी है, किस लेवल का मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वीडियो को प्रॉपरली देखें और हर एक वीडियो के साथ मेरा एक चैलेंज भी होता है आप लोगों के साथ कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं, क्योंकि अगर आपका स्कोर 60% 50% रहता है तो आपको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप 50-60% स्कोर के साथ एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो आप सोचो कि आपका सिलेक्शन किस बात पर डिपेंड करता है। आपको वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और फिर कंपटीशन इतना है कि नंबर भी नहीं आता फिर, राइट। तो हम पढ़ किस लिए रहे हैं, ताकि हमारे सिलेक्शन हो, हमें अच्छी नौकरी मिले। उसके लिए आपको अच्छा स्कोर भी करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में चाहे आपका 20% है बट आप उसको इम्प्रूव करो, 85 से 90% से ऊपर लेकर ही जाओ, ठीक है। और एक और चीज़, ये जो सीरीज़ है इसकी हर एक वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, BPSC, रेलवे, UPSC, MPPSC, किसी भी डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम में ल्यूसेंट की जीके इम्पोर्टेंट है उसके लिए सीरीज़ बेस्ट है। इसके अलावा मैं हिस्ट्री की सीरीज़ कंप्लीट करा चुकी हूँ और उसके PDF भी अवेलेबल हो चुके हैं। काफ़ी लोगों का मैसेज आया था कि मैम PDF अवेलेबल कराएं, तो मैंने वो भी अवेलेबल करा दिए हैं। और उसके लिए आपको करना क्या है, पोस्ट का सेक्शन है, चैनल पर जाओगे, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे PDF की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना रिव्यू ज़रूर देना कमेंट में। साथ में वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी बताना ताकि मुझे भी पता लगे आप लोग कितना पढ़ रहे हो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। हम विश्व का भूगोल कवर कर रहे हैं। उसके 4 टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। और आज 5वां टॉपिक है स्थल मंडल। इसको आज हम आधा कवर कर लेंगे और आधा 1 से 2 दिन में हम कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो टोटल विश्व भूगोल के 34 टॉपिक्स हैं। उसके बाद 35 से लेकर 55 तक है हमारा भारत का भूगोल। और टोटल जो ज्योग्राफी है उसके अंदर 55 टॉपिक्स हैं जिनको हम डीप में जाकर कवर करेंगे। और आपके लिए बेस्ट रिवीजन सीरीज़ रहने वाली है ये सीरीज़। का टाइमिंग अब से रेगुलर रहेगा, 7 PM हर 2 दिन में एक वीडियो आएगी इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। स्थल मंडल को जैसा कि मैंने बताया था सब टॉपिक्स में डिवाइड करके मैं आपको कराऊंगी। टोटल लगभग 8 के आसपास, यहाँ पर 8 ही 9 या 10 के आसपास आपको सब टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, बट मैंने मेजरली 6 में कवर करा दिया है। सबसे फर्स्ट है चट्टान,
फिर है ज्वालामुखी, फिर है भूकंप, उसके बाद है विभिन्न स्थलाकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान। उसके अलावा इसी के अंदर मैंने कवर करा है जो नदी के द्वारा जो निक्षेप किया जाता है उसके द्वारा बहुत सारी आकृतियाँ बनाई जाती हैं, और समुद्री लहरों के द्वारा बहुत सारी आकृतियाँ बनती है, भूमिगत जल के द्वारा बहुत सारी जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं। सो उनको भी मैंने इसी टॉपिक में कवर कराया है। उसके बाद नेक्स्ट है वन यानी विश्व की प्राकृतिक वनस्पति। आपको यहाँ पर जो ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की बुक है वहाँ पर आपको ये जो टॉपिक है वन वो इस नाम से मिलेगा, विश्व की प्राकृतिक वनस्पति, बट ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव बुक में ये वन के नाम से टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद है घास के मैदान। सो ये 6 मेजरली टॉपिक्स रहेंगे स्थलमंडल टॉपिक के, ठीक है, जिनको आज हम कवर करेंगे। आज हम ऊपर के जो 3 हैं चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, इनको कवर करेंगे, और नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम बचे हुए 3 टॉपिक्स को, ठीक है। सबसे पहले स्थलमंडल के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी स्थलमंडल कहलाती है। देखो ये टॉपिक स्थलमंडल चल रहा है इसलिए आपके लिए इजी क्वेश्चन है, वैसे भी इजी क्वेश्चन है बट यहाँ पे ज़्यादा इजी बन रहा है, लेकिन आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद उसको याद करना है। ऐसा नहीं है कि तुक्का मार रहे हो, तुक्का मारने से एग्ज़ाम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है स्थलमंडल कहा जाता है पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? राइट आंसर ऑप्शन ए 71% भाग पर क्या है? जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी 29% है पृथ्वी का स्थलीय भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? राइट आंसर ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट की अधिकतम ऊंचाई है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है? राइट आंसर ऑप्शन बी मेरियाना गर्त की गहराई सबसे अधिक है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग कितने किलोमीटर का अंतर है? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। और देखो बार बार कमेंट में उत्तर देने से डिस्टर्बेंस होती है, बिल्कुल होती है, इसलिए आप नोटबुक पेन साथ लेकर बैठा करो, वहाँ पर टिक मार्क करते रहा करो, जैसे मैं उत्तर बताऊँ आप चेक कर लो कि आपका उत्तर सही है या नहीं सही है, ठीक है। सो नोटबुक पेन ज़रूर साथ लेकर बैठा करो। राइट आंसर ऑप्शन सी लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है किस चीज़ में? पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है पेंजिया। और डिटेल में बात करें, पेंजिया एक विशाल महाद्वीप था जो पृथ्वी के लगभग सभी भूभागों से मिलकर बना था। यह महाद्वीप पैंथालासा नाम के एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। पैंथालासा का मतलब है जल ही जल, मतलब कि चारों ओर इसके जल ही जल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? मतलब कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यहाँ पर ये पूछ रहा है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी 8,848.86 मीटर। आपको पॉइंट में भी ये ऊंचाई याद रखनी है क्योंकि काफ़ी बार ये एग्जामिनर आपको पॉइंटर्स में भी पूछ सकता है, पॉइंट में भी ऑप्शंस देकर, ठीक है। सो डिटेल में बात करें, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर, पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंची चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत में स्थित है। नेपाली में इसे सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बती में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। ये जो नाम है ये भी आपको याद रखने हैं। और 1953 में तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ये भी आपको याद रखना है। देखो मैं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैं आपको एग्ज़ाम से हट के फालतू में याद करने के लिए करवाती हूँ, नहीं, मैं ऐसे पॉइंट ही लिखवाती हूँ जो बुक में अवेलेबल नहीं है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। सो ये पॉइंट भी आप अलग से नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी 11,000
34 मीटर है। और सबसे अधिक गहराई कहाँ पर है? मेरियाना गर्त की है, जिसको कहीं कहीं पर आपको मारियाना गर्त भी लिखा हुआ मिल सकता है। सो एक ही चीज़ है, चाहे आप मारियाना गर्त बोलो चाहे मेरियाना गर्त। सो जो मेरियाना गर्त है वो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, और यह पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। मेरियाना गर्त पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार क्षेत्र है। अधिकतम ज्ञात गहराई है 10,984 मीटर। मतलब कि ये एवरेज में आपको बताया गया है, बुक में भी यही अमाउंट दी हुई है। और वैसे अप्रोक्स में लगभग जो हम ऑप्शंस में देखा है हमने, और गूगल पर भी मैंने चेक किया था, वो अप्रोक्स में वो जो ऊंचाई है वो है 11,034 मीटर। ठीक है। और जो यहाँ पे 10,984 मीटर दी हुई है, ये है चैलेंजर द्वीप के रूप में जिसको जाना जाता है, उस जगह की गहराई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी 3:7 है। देखो ये अनुपात में भी काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिसको आपको अच्छे से समझना है। आपके टीचर ने भी समझाया होगा, और ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। आप रिवाइज करोगे तो आपको वैसे ही माइंड में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? राइट आंसर ऑप्शन ए 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? राइट आंसर ऑप्शन बी 81%। क्योंकि आप जब मैप में लोकेशन भी देखते हो तो आप पूरा मैप, जो आपका ग्लोब होता है, मैप नहीं ग्लोब होता है, ग्लोब को आप जब देखते हो तो ऊपर की तरफ क्या होता है, आपको महाद्वीप ही महाद्वीप दिखता है, पर नीचे की साइड तो कम है ना। नीचे की साइड महाद्वीप कम है यानी स्थलमंडल कम है, स्थलमंडल कम है यानी वहाँ पर जल ज़्यादा है। सो यहाँ पर 81% है, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर कितना है? 61%। सो यहाँ तक हमारे स्थलमंडल के जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो कवर हो गए। अब हम फर्स्ट टॉपिक को इसके कवर करेंगे, चट्टान। सो चट्टान टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए चट्टान कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है चट्टानों के अध्ययन से संबंधित है पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी अवसादी चट्टान। लगभग 75% एरिया के अंदर ये जो अवसादी चट्टान है ये देखने को मिलती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर है, लेकिन अगर ओवरऑल पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहाँ पर और टोटल चट्टानों की बात की जाए तो अवसादी चट्टान ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आगे हम डीप में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पहली बनी हुई चट्टानें कौन सी हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, यानी कि सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी बलुआ पत्थर आग्नेय चट्टान नहीं है, और ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्मा या लावा के जमने से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं, वे चट्टानें जो मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आग्नेय चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी बेसाल्ट चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट चट्टान से किस मिट्टी का निर्माण होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा होकर रासायनिक एवं अन्य कारणों से परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी अवसादी चट्टानें। पीछे हमने क्या बात की थी, मैग्मा और लावा के जमने से जो चट्टानें बनती हैं वो आग्नेय होती हैं, और यहाँ पर हमने अवसादी चट्टानों की बात की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर किस चट्टान के रूपांतरण से बना है? राइट आंसर ऑप्शन है चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? राइट आंसर ऑप्शन है अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है भारत में हीरा। अगला प्रश्न है, कौन सी चट्टानें परतदार होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, बाकी कायांतरित और आग्नेय चट्टानें नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से किस चट्टान का निर्माण होता है? राइट आंसर ऑप्शन है कायांतरित चट्टान, और इसी का दूसरा नाम है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, सो यहाँ पे आपको या तो रूपांतरित मिलेगा या कायांतरित नाम मिलेगा, जो कि अवसादी और आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनती हैं। ठीक है, जिसके कई कारण हैं, जैसे कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इनके कारण इनका रूपांतरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला किस चट्टान से बना है? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और मैंने बुक से ही बनाए हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस कम ही हैं अभी इन टॉपिक्स से लेकर। ठीक है, जो भी है मैंने रखे हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान, जो आगरा का लाल किला है और दिल्ली का लाल किला है। सो ये किस चट्टान से बने हैं? अवसादी चट्टान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, इन खनिजों की संख्या टोटल 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टानें, जो कि सबसे प्राचीन चट्टानें भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, चट्टानों की कठोरता का। और देखो यहाँ पर दिक्कत पता है कब आती है? जब हम इन सारे टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा और टफ लगता है। जैसे एग्जामिनर आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस भी दे सकता है कि भूकंप की तीव्रता को, तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे स्केल को पढ़ लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि मोह स्केल है या रिक्टर स्केल है या कोई और स्केल है, और वो गलत टिक कर देते हैं। देखो अलग अलग है, भूकंप को मापते हैं उसको रिक्टर स्केल कहते हैं, और यहाँ पर जो चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है वो मोह स्केल से किया जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। इन चट्टानों में परतों का पूर्ण अभाव है। यह चट्टान जीवाश्म रहित चट्टान होती है। ठीक है, ये सारे कथन सत्य हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय शैल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मौलिक शैल के नाम से जाना जाता है आग्नेय शैल को, और उसके अलावा प्राचीन शैल के नाम से, प्राथमिक शैल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। किसको? भूगर्भ में जो विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान होती है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर जोर से ऊपर की ओर उठता है और गुंबदाकार छतरीनुमा में जम जाता है, इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, लैकोलिथ कहते हैं। जो छतरीनुमा शेप हो जाती है गुंबदाकार होकर, उसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, लैपोलिथ। देखो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि बैथोलिथ कौन सा है, फैकोलिथ कौन सा है, लैपोलिथ कौन सा है, लैकोलिथ कौन सा है।
सो आपको सिंपल याद करना है क्रम में कि जब लावा जम जाता है बैथोलिथ, गुंबदाकार रूप में जमता है तो बैथोलिथ, और गुंबदाकार छतरीनुमा शेप में जब वो जमता है तो लैकोलिथ, और तस्तरीनुमा आकार में अगर जमता है तो उसको लैपोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, फैकोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है, सिल कहा जाता है। और डिटेल में बात करें, इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शीट कहते हैं। देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है छत्तीसगढ़ तथा झारखंड, यहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो सिल की प्रकार की आकृतियाँ हैं वो कहाँ पर देखने को मिलती हैं भारत में। सो छत्तीसगढ़ और झारखंड में मेजरली देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सैलों से ढका हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 75%। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और अलग तरीके से, आप पहले जो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया वो अलग तरीके से पूछा गया है, ये अलग तरीके से, मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 5%। देखो बनावट के अंदर अगर हम बात करें, गहराई के अंदर भूपृष्ठ में हम जाते हैं नीचे की ओर, तो अवसादी सैलों की मात्रा बहुत कम है, बट इनके विस्तार की ऐसे, मतलब जो इनका फैलाव है, एक परत जो जमी हुई है पृथ्वी की स्थलमंडल के ऊपर, सो ये सबसे ज़्यादा है, इस हिसाब से ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? राइट आंसर ऑप्शन है, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, प्राचीन संस्तृत चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्वार्टजाइट जो है ये परतदार चट्टान नहीं है, बाकी शैल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं, इसलिए ये परतदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? राइट आंसर ऑप्शन ए, नीस। नीस जो है रूपांतरित यानी कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, परिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अपर्दन। अपर्दन उत्तरदायी नहीं है, बाकी देखो तापमान के कारण भी चट्टानें रूपांतरित होती हैं, घुलन के कारण भी, दबाव के कारण भी और रासायनिक क्रियाओं के कारण भी होती हैं, बट अपर्दन ऐसा कोई कारण नहीं है। और पीछे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में एक चीज़ देखी कि परिवर्तित, देखो कायांतरित कह लो, परिवर्तित कह लो, रूपांतरित कह लो, एक ही प्रकार की चट्टानों के अनेक नाम हैं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, स्लेट और संगमरमर है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कायांतरित चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी सैलों का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है, स्तरित शैल। देखो हमने कायांतरित शैल के भी अन्य नाम देख लिए, आग्नेय शैल के भी मैं अन्य नाम बता चुकी। अब बात है अवसादी शैल के। अवसादी शैलों को हम द्वितक शैल भी कहते हैं और ये स्तरित शैल भी इनको कहा जाता है, मतलब कि ये परतदार शैल होती हैं, यानी आप इनको स्तरित शैल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, बाकी जो बलुआ पत्थर, शैल, कोयला है ये अवसादी चट्टानें हैं जो कि जीवाश्म युक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन है, आग्नेय चट्टान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। राइट आंसर है A2, B4, C3, D1, यानी कि स्लेट जो है कायांतरित शैल है, लिग्नाइट है अवसादी शैल, बॉक्साइट है अलोह खनिज, ठीक है, और जो ग्रेनाइट है वो है आग्नेय शैल। यहाँ पे बॉक्साइट अन्य ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि एग्जामिनर तो पूरी बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है ना, सो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए बॉक्साइट भी दिया हुआ है ऑप्शंस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है बालू पत्थर कांग्लोमरेट, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में, कि अपनी नोटबुक में फटाफट से उत्तर टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन है आग्नेय चट्टान। और एक और चीज़ कमेंट से मुझे याद आई, मैं आपके कमेंट भी जैसे पढ़ती रहती हूँ, एक स्टूडेंट का ही कमेंट था कि मैम 5 सेकंड पॉज करने वाला कुछ लगाइए। देखो वो मैं लगा दूँ और मैं 5 सेकंड वेट भी कर लूँ क्यों, लेकिन मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराती हूँ, ऑलरेडी वीडियो 1-1.5 घंटे की हो जाती है। अब अगर मैं 5 सेकंड का उसमें पॉज भी टाइमर भी लगा दूँ तो उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो खुद से ही, वरना वीडियो आपको 2-2.5 घंटे की आप उसका टाइमर देख के ही वीडियो को नहीं देखोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, माइंड पर बर्डन जाएगा और आप फिर फ़ोन चलाने लग जाओगे, वीडियो को छोड़ दोगे। इसीलिए मैं वो टाइमर नहीं लगाती। आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसको पॉज करो, उसके बाद आप अपना नोटबुक में टिक कर लो और उसके बाद वीडियो को दोबारा ऑन कर लो। बहुत ईजी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों में होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आग्नेय और तलछटी चट्टानों में होती है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेनाइट है वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृत शैल है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आग्नेय शैल एक मृत शैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन चट्टानों में चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, शीशा, जस्ता, क्रोमाइट और मैग्नीज, सोना व प्लेटिनम जैसे खनिज व धातु मिलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है आग्नेय चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गैब्रो आदि किन चट्टानों के मुख्य उदाहरण हैं? राइट आंसर ऑप्शन है आग्नेय चट्टान। देखो ऐसे क्वेश्चंस लंबे ज़रूर होते हैं बट बहुत इजी होते हैं, क्योंकि इनमें से अगर आपको एक भी चीज़ का नाम याद है, एक भी उदाहरण का नाम याद है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल टिक हो जाता है। इतने सारे ऑप्शंस में से सोचो, एक तो याद करना बहुत ईजी है ना। और वैसे भी ये जो चट्टान वाला टॉपिक है, ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव जीके की जो बुक है उसमें काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है, आपको बाहर से कहीं और बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टॉपिक। एक और जो इसके अंदर टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी साथ में जब पढ़ाऊंगी, तो उस टॉपिक को आपको मेरे को लगता है कि दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। वो एनएफ नहीं दिया हुआ है वहाँ पे, बट ये वाला टॉपिक एनएफ दिया हुआ है। सो आप उसको अच्छे से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस को रिवाइज़ करें, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग के बेसाल्ट को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है ट्रैप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में बेसाल्ट प्रचुर मात्रा में मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाले अभ्रक किन शैलों में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है पेग्माटाइट शैलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का भी स्पेसिफिक जिला आपसे पूछा जाए तो नेल्लोर जिला है जो सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादक जिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपोलिथ अधिकांशतः किस महाद्वीप में मिलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, डाइक कहा जाता है। और जो डाइक प्रकार की आकृतियां हैं वो कहाँ पर देखने को मिलती हैं? जो झारखंड है उसका सिंहभूम जिला है, वहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? मतलब कि लावा पृथ्वी के अंदर ही जब जम जाता है, ठोस हो जाता है वहीं पर, सो उसको वहाँ पर चट्टान का निर्माण होगा। जब वो जमेगा तो चट्टान का निर्माण भी ऑब्वियसली बात होगा। उन चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्लूटोनिक चट्टान के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चट्टानें प्राणियों के खोल यानी कवच और अस्थिपंजर कंकाल से बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जीवाश्म चट्टान, अवसादी चट्टान, चूना पत्थर। इनमें से देखो एग्जामिनर आपको एक ही ऑप्शन में देगा और मैक्सिमम चांसेस है चूना पत्थर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकोलिथ अधिकांशतः किस महाद्वीप में मिलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी बेसिन में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दामोदर नदी बेसिन, महानदी नदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन, इन सभी बेसिन में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। सो यहाँ तक हमारे 63 क्वेश्चंस थे किस चीज़ के? चट्टान के। उसके बाद हमारा सेकंड सब टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान से होता है? राइट आंसर ऑप्शन है, ज्वालामुखी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, वह क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ज्वालामुखी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस रखती हूँ मैं हर एक टॉपिक के। फर्स्ट और सेकंड जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी रखती हूँ। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बच्चे पता है क्या करते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट को पढ़ते नहीं हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि जो ज्वालामुखी है, भूकंप है, चट्टान है, इनकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या है। सो बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए ना। सो इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस रखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिंडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। जिस प्रकार से चट्टानें 3 प्रकार की थी उसी तरीके से उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। नाम से ही आपको इनके बारे में विशेषताएं भी पता चल रही हैं। सक्रिय यानी जहाँ पर ज्वालामुखी होते रहते हैं। प्रसुप्त यानी काफ़ी लंबे समय से ज्वालामुखी नहीं वहाँ पे फटा है, बट वहाँ पे वो समय समय पर फटते रहते हैं और फटने की उम्मीद भी है, वैज्ञानिक ऐसा पता भी लगा लेते हैं। ठीक है। और शांत ज्वालामुखी ऐसा है जहाँ पर ना कभी ज्वालामुखी आया है ना आएगा, ऐसे शांत ज्वालामुखी भी होते हैं। ठीक है। सो ये 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सक्रिय ज्वालामुखी का। इटली का जो एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और इटली के अंदर आई थिंक जनवरी के अंदर भी, इटली नहीं इंडोनेशिया के अंदर ज्वालामुखी देखने को मिला था जनवरी के अंदर। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और काफ़ी देशों में टाइम पर ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। सो वो आप अपडेट करते रहा करिए।
काफ़ी लोग ये बोलते हैं ना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, बट काफ़ी लोगों को आलस आता है। इसलिए आप पता है क्या करें, आप कोई स्पेसिफिक एक चैनल देख लें जहाँ पर वो टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो आपको समझ में भी आ रहा है, वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हैं, अच्छे भी हैं, और आप डेली बेसिस पर उनको पढ़ सको। ठीक है, सो ऐसे किसी एक यूट्यूब चैनल को देख लो। अगर आप 10-15 देखोगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, टाइम ही वेस्ट होगा। सो वहाँ से आप अपना करंट अफेयर अपडेट रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है, इसे कौन सा ज्वालामुखी कहते हैं? देखो मैंने अभी आपको समझाया था ना। सो ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट 99% लोगों का ठीक होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रसुप्त ज्वालामुखी, जहाँ पर अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्ट्राम्बोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में उद्गार के समय जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, गेसर कहा जाता है। जब जो जल वाष्प होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, उनको गेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कभी भी उद्गार नहीं हुआ है और न ही होने की संभावना है, इसे कौन सा ज्वालामुखी कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोटापैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में है। वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट। ये ऊंचाई भी एग्जैक्ट अमाउंट में आपको याद करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम रट्टा नहीं मार सकते, कोई ट्रिक भी नहीं होती याद करने की, वो हमें याद करना ही पड़ता है। ये वही अमाउंट है जो आपको याद करनी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी किस पर्वतमाला पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एकांकागुआ इंडीज पर्वतमाला, ये यहाँ पर स्थित है। सबसे शांत ज्वालामुखी है एकांकागुआ इंडीज पर्वतमाला पर, जिसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रेटर कहा जाता है ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हवाई द्वीप पर स्थित है, जो कि यूएसए में है। वहाँ पर सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायु ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोल्डेरा ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलते पदार्थ को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, लावा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर रिंग यानी अग्नि विलय के नाम से किस महासागर को जाना जाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है, प्रशांत महासागर। और जो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं वो प्रशांत महासागरीय सागरीय पेटी के आसपास देखने को मिलते हैं। यही महासागर इसका मतलब आसपास का केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट हेलेंस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और एक और चीज़ देखो, जहाँ पर ज्वालामुखी आ रहा है वहाँ पे आपको मैक्सिमम भूकंप भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोई चीज़ धरती के भीतर से आ रही है तो वो सब कुछ हिलाते हुए तो आएगी ना। सो भूकंप भी देखने को मिलते हैं, वो हम भूकंप वाले टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, किलायु ज्वालामुखी, जो कि सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक है। वो हवाई द्वीप पर स्थित है, जो कि यूएसए में है। वो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में भूगर्भ से निम्न में से कौन सा पदार्थ निकलता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
लावा भी निकलता है, जलवाष्प भी निकलता है, विखंडित पदार्थ भी निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस निम्न में से कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी गैस हैं। SO2, CO2, CO, ये सारी की सारी जो गैस हैं वो निकलती हैं और काफ़ी बार एग्जामिनर ये सारे ऑप्शंस में दे देता है, काफ़ी बार इनमें से एक गैस का नाम दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सक्रियता के आधार पर यानी बेसिस ऑफ एक्टिविटी पर ज्वालामुखी का कौन सा प्रकार होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जो डिवीज़न हुआ है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी का वो 3 पार्ट में हुआ है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, विसुवियस ज्वालामुखी जो इटली में है ये शांत ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। और आपने कमेंट में बताना कि किस ज्वालामुखी का उदाहरण है फिर ये। बाकी किलिमंजारो, चिमराजो, माउंट पोपा ये सारे के सारे शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल ज्वालामुखी में से अधिकांश ज्वालामुखी डैश में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर के तटीय भागों पर पाए जाते हैं मैक्सिमम ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। ये क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे काफ़ी बार अलग अलग तरीके से। जो किलिमंजारो नाम है, इस नाम को लेकर, इस ज्वालामुखी के नाम को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस बने, लाइक इसकी लोकेशन की, इसकी ऊंचाई का, और उसके अलावा जैसे कि ये शांत है, ठीक है, इस टाइप से, और किस अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में स्थित है, ये भी इस टाइप से काफ़ी अलग अलग क्वेश्चंस बने। सो ये आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का तंजानिया के अंदर, अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, मैग्मा। पीछे एक क्वेश्चन था उसमें लावा पूछा गया था और यहाँ पे मैग्मा पूछा जा रहा है। देखो, जो पृथ्वी के अंदर जब तक पिघला हुआ पदार्थ होता है वो मैग्मा होता है, जैसे ही वो ज्वालामुखी के रूप में फट कर बाहर आता है तो वो लावा बन जाता है। ठीक है, ये दोनों अंदर है, यानी पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा है और बाहर आ गया तो लावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है, प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। ये हमने चट्टान वाले टॉपिक में भी ये क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहक नलिका में लावा के जमने से डैश का निर्माण होता है तथा जो शंकु के अपर्दित होने के बाद सतह पर डैश नजर आता है, क्या है वो डैश? एक ही शब्द है जो 2 जगह पर प्रयोग किया गया है। वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे सारे शब्द इस्तेमाल करके देखो, फिर आपको पता चलेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लग। यहाँ पे दोनों जगह पर प्लग आएगा, यानी कि वाहक नलिका में लावा के जमने से प्लग का निर्माण होता है तथा जो शंकु के अपर्दित होने के बाद सतह पर प्लग नजर आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ओजस डेल सालाडो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन ए, विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सालाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय लावे में सिलिका डैश की मात्रा में होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ज्वालामुखी गर्त के प्रकार हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मार, क्रेटर, काल्डेरा ये सभी ज्वालामुखी गर्त के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है एयरबस ज्वालामुखी, और अंटार्कटिका
जो कि पृथ्वी का सबसे दक्षिणी जो महाद्वीप है वो है, वहाँ पर जो ये एयरबस ज्वालामुखी है ये भी सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पृथ्वी का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सो एयरबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पेरू। देखो आप एक लिस्ट बना लो, बुक में वैसे लिस्ट अवेलेबल नहीं है, बट आप अलग से अपनी लिस्ट बना लो ना, अपने नोट छोटे छोटे नोट्स के रूप में, ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं क्योंकि बुक ही एक नोट्स है, बट छोटे छोटे नोट्स बनाओ। वहाँ पे क्या करो, एक साइड इन ज्वालामुखियों के नाम लिखो, दूसरी साइड उनकी लोकेशन लिखो, क्योंकि लोकेशन काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, ज्योग्राफी में लोकेशन ही तो मेन है। सो यहाँ पे आपको लोकेशन के लिए एक टेबल बनानी ही पड़े, क्योंकि काफ़ी तरीके की ज्वालामुखी है। और साथ में एक कॉलम ये भी रखो कि वो सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है या फिर शांत ज्वालामुखी है, साथ साथ में नोट करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालाखंडाश्मी क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन है, तप्त शैल के टुकड़े और लावा, जो इन दो चीज़ों को कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं, ज्वालाखंडाश्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, माउंट पिनातुबो। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कब फटा था उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। फिलीपींस में माउंट पिनातुबो ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद 1991 में फटा था, जो 20वीं सदी के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 दुहारों की घाटी पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन है, अलास्का में पाई जाती है। अलास्का यूएसए में है, वहाँ के कटमई पर्वत को हजारों दुहारों की घाटी के नाम से जाना जाता है, यानी इंग्लिश में हम बात करें ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन है, सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, सिसिली का स्ट्राम्बोली, इसको कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है, माउंट एरबस। और माउंट एरबुस है वो अंटार्कटिका महाद्वीप का ज्वालामुखी है, ये लोकेशन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्राकाटोवा मलेशिया, ये सम्मिलित नहीं है। और पीछे की हम बात करें तो देखो यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर का देखा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। ये एयर बुश दिया हुआ है, तो एग्जामिनर एयर बुश भी दे देता है नाम और एयर बस भी दे सकता है। ठीक है, तो ये एक ही ज्वालामुखी के नाम है, पीछे हमने क्वेश्चन में भी देखा था, सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी। सो यही है माउंट एयरबस। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यूएसए में स्थित है। यूएसए की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें सो यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, धुआरे कहा जाता है ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ज्वालामुखी के धुआरे के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ईरान का कोह सुल्तान और न्यूजीलैंड का हाइट द्वीप, ये दोनों के दोनों धुआरे के लिए प्रसिद्ध हैं। और जो न्यूजीलैंड का हाइट द्वीप है ये पेलेंटी की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लगभग कितने ज्वालामुखी उपस्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, 500 से अधिक ज्वालामुखी उपस्थित हैं विश्व के अंदर। और विश्व में लगभग 1350 से 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इनमें से लगभग 500 ऐतिहासिक समय में फट चुके हैं।
इनमें से अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, कीपाकार। और देखो जो क्रेटर होते हैं वो किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है, उसके छिद्र को कहा जाता है, जहाँ से जो सारी चीज़ें लावा, जलवाष्प, जो भी गैस होती है वो सारी जहाँ से निकलती हैं उसको क्रेटर कहा जाता है और इसकी आकृति होती है कीपाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वोल्व कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वोल्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि यह पृथ्वी के क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ज्वालामुखी जागृत यानी सक्रिय, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रकार के होते हैं। इनको 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। सो इस प्रकार से तीनों के तीनों कथन सत्य हैं ज्वालामुखी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, यौगिक ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी यानी अर्थ्स क्रस्ट के ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, मैग्मा कहा जाता है। मतलब कि जो पिघला हुआ पदार्थ जमीन के अंदर होता है वो मैग्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों का इसका उत्तर नहीं पता होगा, काफ़ी लोगों ने ये नाम ही पहली बार सुना होगा, पेले अश्रु। राइट आंसर ऑप्शन सी, ज्वालामुखी उद्गार के समय पेले अश्रु की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पायरोक्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्न में से किससे संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है क्रेटर तथा काल्डेरा जो स्थलाकृतियां हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, फियोर्ड नहीं है। और अगर आपने स्थलमंडल का टॉपिक पूरा पढ़ा है तो आपने मेरे को कमेंट में ये बताना है कि जो फियोर्ड है ये स्थलाकृति भूमिगत जल से बनती है या फिर स्थलीय जल से बनती है या समुद्री लहरों से बनती है या भूकंप से बनती है या ज्वालामुखी से बनती है। देखो ज्वालामुखी से तो नहीं बनती, यहाँ पे ऑप्शन में आपको एक तो कट हो गया, बट बाकी मैंने ऑप्शंस दी उनमें से किस चीज़ से वो आकृति बनती है, या फिर हिमानी से यानी बर्फ़ से बनती है। सो ये इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टिक करके आपने कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। इससे पता लग जाएगा कि आपने पढ़ा कितना सीरियस वे में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वी सर्प का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है डाइक, जो कि लंबवत रूप में होती है ना, हमने डिस्कस किया। और झारखंड के सिंहभूमि जिले के अंदर ये देखने को मिलती हैं डाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैकोलिथ संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है ज्वालामुखी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटपोट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर आता है उसको पेंटपोट कहा जाता है। इसके साथ सामान्यतः गेसर पाए जाते हैं। पेंटपोट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर, ये जो तटीय पेटी है वहाँ के आसपास पाए जाते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। देखो क्वेश्चन एक ही है बट ऑप्शंस हर बार अलग हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शंस भी हो सकते हैं और बिल्कुल सही भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, अग्नि श्रृंखला यानी रिंग फायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, परिप्रशांत पेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी, माउंट ब्लैक नहीं है, बाकी माउंट एटना, माउंट किलिमंजारो, माउंट फ्यूजियामा, ये सारे के सारे ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है। माउंट फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। राइट आंसर ऑप्शन बी, जापान, अभी मैंने पीछे ही बताया जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोसा मैग्ना है कि। देखो यहाँ पे आपने फोसा मैग्ना नाम भी पहली बार सुना होगा, मैं भी कंफ्यूज हुई थी। मैग्मा नहीं है, मैग्ना ही है, लेकिन फोसा मैग्ना क्या है आपने बताना है। सोचो, दिमाग पे थोड़ा जोर दो। राइट आंसर ऑप्शन है ज्वालामुखी, क्योंकि ज्वालामुखी टॉपिक चल रहा है, काफ़ी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, तुक्का लगा दिया होगा, बट तुक्का भी सही है। फोसा मैग्ना एक प्रकार का ज्वालामुखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, सिसिली द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, वास्जेज नहीं है, बाकी फ्यूजियामा, एंडीज, विसुवियस ये ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लोआ उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सक्रिय ज्वालामुखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में स्थित है क्राकाटोआ ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है, बाकी अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें निकलती हैं। यहाँ से आप एक चीज़ ये भी सोच सकते हो ना कि जब ज्वालामुखी आता है तो आसपास के एरिया में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जहाँ पर आप बिल्कुल नज़दीक जाओगे तो वहाँ पे तो आप मर सकते हो, इतना ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता जो एनवायरनमेंट का होता है। उसको भी वो जो गैसर होते हैं, धुआरे होते हैं, काफ़ी ये जहरीली गैसें होती हैं, उनकी वजह से डेथ हो जाती है इंसान की, ठीक है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन आपको पता है ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 80 से 90% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना। एटना निष्क्रिय ज्वालामुखी नहीं है, सो ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, लिपारी द्वीप में स्थित है, और पीछे हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर भी चुके हैं। कौन से देश में स्थित है ये आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन बी, हवाई तुल्य सबसे पहले, उसके बाद स्ट्राम्बोली तुल्य, मतलब कि तीव्रता जो विस्फोट के तीव्रता होती है वो सबसे ज़्यादा हवाई तुल्य में होती है, उसके बाद स्ट्राम्बोली तुल्य, उसके बाद वल्केनियल तुल्य, उसके बाद पीलियन तुल्य, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उदार होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पीलियन तुल्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेले के बाल यानी पेलेज हेयर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हवाई तुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? बताओ, ये क्वेश्चन आपने सुना था पहले? राइट आंसर ऑप्शन ए, वल्केनियल तुल्य जो ज्वालामुखी होते हैं उनकी आकृति गोभी के फूल जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, विसुवियस तुल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जापान में, क्योंकि आप देखो जापान प्रशांत महासागर के कितने पास है, वहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, किलायु ज्वालामुखी और सबसे विनाशकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन ज्वालामुखी भारत में कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बैरन ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है, ईरान में स्थित है देवबंद ज्वालामुखी, और यह माउंट दमावंद का एक हिस्सा है और उत्तरी ईरान में अल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण लेक्रोय ने कब किया था? राइट आंसर ऑप्शन है 1908 में किया था, और अगर क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ ले कि किसने किया था, सो लेक्रोय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कासित पदार्थ की भिन्नता के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण कोटन महोदय ने कब किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1944 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेले अश्रु का रंग कैसा होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गहरा काला होता है। पेले अश्रु का उद्गार कब होता है? जब ज्वालामुखी फटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शील्ड ज्वालामुखी कहाँ के उदाहरण हैं? राइट आंसर ऑप्शन है हवाई द्वीप के। हवाई द्वीप अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है। यह कर्क रेखा के निकट स्थित है। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है मैक्सिको में स्थित है, और मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप के तट पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के निकट इनके तटों पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजस डेल सालाडो ज्वालामुखी किस देश की सीमा पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी अर्जेंटीना और चिली, इन दोनों देश की सीमा पर स्थित है। और देखो यहाँ पे बहुत इजी है, अर्जेंटीना चिली पास पास है, बट जापान वो थोड़ा दूर पड़ता है, तो इन दोनों देशों की सीमा पर तो स्थित नहीं हो सकता ना एक ज्वालामुखी, इतना लंबा, बीच में समुद्र भी है। सो यहाँ तक 95 क्वेश्चंस थे हमारे सेकंड टॉपिक के ज्वालामुखी के। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो का, भूकंप। भूकंप के हम टॉप 72 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। उत्तर देखो नोटबुक में या कमेंट में देते रहो। इसमें अगर आप ढील दे रहे हो, जस्ट सुन रहे हो, तो फिर आप खुद सोचो कि आप किस बेसिस पर सिलेक्शन पाना चाह रहे हो। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पढ़ा करो, फिर क्वेश्चंस को रिवाइज किया करो, उसके बाद क्वेश्चंस को टेस्ट के रूप में भी अटेम्प्ट किया करो ना। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं?
राइट आंसर ऑप्शन ए 3 तरह के कंपन होते हैं, प्राथमिक अथवा पी तरंगे, द्वितीयक अथवा एस तरंगे, सतही यानी धरातलीय अथवा एल तरंगे। ठीक है, पी एस एल तरंगे, इन 3 तरीके के कंपन देखने को मिलते हैं भूकंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरने वाली कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, एस तरंगे केवल ऐसी हैं जो ठोस माध्यम से होकर ही गुजर सकती हैं, तरल माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती। बाकी जो पी तरंगे हैं वो किसी भी चीज़ में से होकर गुजर सकती हैं, ठोस हो तरल हो जैसा भी हो। और जो एल तरंगे होती हैं वो धरातलीय तरंगे होती हैं, मतलब धरातल के पास पास पाई जाती हैं, ये भी तरल में जा सकती हैं बट ये धरातल के पास पास होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से रेखांकित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पीएसएल तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए? राइट आंसर ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता। और जैसा लास्ट हमने टॉपिक में बात की थी, लास्ट टॉपिक में मोह स्केल का प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? सो आपने कमेंट में बताना है कि मोह स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जापानी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोमीटर मापता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, अधिकेंद्र यानी एपीसेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है उसके कारण सुनामी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, टेक्टोनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ के जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? देखो, 2 स्थान होते हैं, एक तो ज़मीन के अंदर से जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है वो केंद्र, एक पृथ्वी की सतह के ऊपर वो कौन सा बिंदु है जहाँ पर सबसे पहले भूकंप उत्पन्न हुआ है। ये 2 केंद्र होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सो वो कन्फ्यूज़न आपको दूर करनी है, अच्छे से आपको याद करना है। इंग्लिश में तो याद हो जाता है बट हिंदी में याद नहीं होता। सो आप इंग्लिश में याद कर लो 1-2 वर्ड्स, आपको ईजी रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, भूकंप केंद्र यानी फोकस कहा जाता है उस स्थान को जहाँ पर भूगर्भ के अंदर, ज़मीन के अंदर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगे धरातलीय तरंगे होती हैं, यानी एल तरंगे? देखो, उत्तर मैंने ही बता दिया, एल तरंगे होती हैं। सो धरातलीय तरंगे एल तरंगे कहलाती हैं, जो सिर्फ सरफेस के आसपास ही होती हैं, ज़्यादा गहराई इनकी होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक यानी 68% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में लगभग 68% से भी ज़्यादा जो भूकंप देखने को मिले हैं, और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी इसी पेटी के अंदर आते हैं, परिप्रशांत महासागरीय पेटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रयुक्त दोनों को, पार्कफील्ड और कैलिफोर्निया दोनों को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती है? यह भी क्वेश्चन में पूछा है, ज़मीन के अंदर की, सबसे पहले तो ज़मीन के अंदर से ही उत्पन्न होता है ना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी भूकंप केंद्र कह लो, फोकस कह लो, भूकंप मूल कह लो, हाइपोसेंटर कह लो, एक ही चीज़ के नाम है, ये अलग अलग। एग्जामिनर इनमें से आपको एक कोई भी नाम उठाकर दे सकता है, मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर एक ही नाम देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, जापान में, और जो सुनामी है वो भी जापानी भाषा का शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के समय सबसे पहले किन तरंगों की उत्पत्ति होती है? राइट आंसर ऑप्शन है पी तरंगों की उत्पत्ति सबसे पहले होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले किन तरंगों का अनुभव होता है? राइट आंसर ऑप्शन है पी तरंगों का अनुभव सबसे पहले होता है, लेकिन सबसे कम विनाशकारी होती हैं ये पी तरंगे, और सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं जो एल तरंगे होती हैं वो, क्योंकि वो पृथ्वी के बिल्कुल आसपास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का परिमाण अधिकतम कितना हो सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अधिकतम 9 हो सकता है रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। मतलब कि ध्वनि का क्या है, ध्वनि को आप बीच में दीवार आ जाती है तो उसमें से भी आप सुन सकते हो, ध्वनि को सुन सकते हो ना, प्रकाश को आप नहीं देख सकते हो, लेकिन ध्वनि को, आवाज़ को आप सुन सकते हो। उसी प्रकार से पी तरंगे ठोस में से भी मूव करती हैं, तरल में से भी मूव करती हैं, हर तरीके की चट्टानों में से ये गुजर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यमों में से गमन कर सकती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि पी और एल तरंगे ये तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं, लेकिन पी तरंगे गहराई में पाई जाती हैं और जो एल तरंगे होती हैं वो धरातल के आसपास ही मिलती हैं, वो गहराई तक नहीं जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में पी तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है? राइट आंसर ऑप्शन है ठोस में, ठोस में पी तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगों की गति सबसे तेज होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पी तरंगों की गति सबसे तेज होती है। देखो, तरंगों की गति की हम बात करें, एस तरंगे होती हैं, उनका औसत वेग होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद एल तरंगे होती हैं, उनका औसत वेग होता है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, सबसे कम। और सबसे तेज होता है पी तरंगे, औसत वेग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे सबसे कम क्षति करती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, पी तरंगे सबसे कम क्षति करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी कहा जाता है। भूकंप केंद्र, भूकंप मूल, फोकस, हाइपोसेंटर, जो अधिकेंद्र के ठीक नीचे का बिंदु होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, जो ज़मीन के अंदर होता है, और ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रेडोन गैस की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर होता है? अभी मैंने आपको बताया। राइट आंसर ऑप्शन डी, 90 डिग्री के कोण पर, बिल्कुल सीध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एल तरंगे सबसे कम गति वाली होती हैं। आपको पता है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की इनकी स्पीड होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है क्योंकि धरातल के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्थान पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रीड ने किया है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्थान पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों में एल को धरातलीय तरंगे जबकि पी तथा एस तरंग को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भूगर्भिक तरंगों के नाम से जाना जाता है, और एल तरंगों को धरातलीय तरंगों के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सह भूकंप रेखाएं।
ठीक है, मतलब कि एक ही समय पर जो कंपन करने वाले स्थान हैं वहाँ जहाँ जहाँ पर भूकंप आ रहा है उनको जोड़ने वाली जो रेखाएं की श्रृंखला होती है उनको सह भूकंप रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश भूकंपीय तरंगों से सर्वाधिक प्रभावित होता है, अर्थात सर्वाधिक भूकंपों का सामना करता है? राइट आंसर ऑप्शन है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये भी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, चार्ल्स एफ रिक्टर द्वारा 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक, अनुदैर्घ्य एवं लंबवत तरंगे किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है पी तरंगों को ही प्राथमिक तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे एवं लंबवत तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस तरंगे किस अन्य के नाम से जानी जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। यानी कि देखो, अनुप्रस्थ का मतलब क्या है? अनुदैर्घ्य का मतलब हमने समझा था कि अगर कहीं से प्रकाश आ रहा है उसके सामने आप एक पेज लगा दोगे, मतलब आपने टॉर्च ऑन की हुई है, आप किसी दीवार पर फोकस कर रहे हो, उसके बीच में आपने एक काली फट्टी या कुछ भी आपने ऐसा पदार्थ उसके सामने एक ऐसा चीज़ लगा दी, नोटबुक लगा लो आप जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, तो वो आप नोटबुक के इधर देखोगे तो आपको प्रकाश दिख रहा है, उधर देखोगे तो आपको प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो वो हो गया आपका अनुप्रस्थ हो गया। लेकिन अनुदैर्घ्य का मतलब क्या है कि आपने उस पेज को लगा दिया, प्रकाश तो जा रहा है, बट पेज के उधर भी आप आवाज़ दोगे तो आपको आवाज़ वहाँ से भी सुनाई देगी, मतलब आवाज़ जा सकती है बट प्रकाश नहीं जा सकता। जहाँ प्रकाश नहीं जा सकता वो अनुप्रस्थ तरंगे, इस तरीके से आप समझो, और जहाँ पर प्रकाश नहीं, ध्वनि तरंगे चली जाती हैं, जिस प्रकार ध्वनि चली जाती है उनको अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि और प्रकाश से इन दोनों को आप समझ सकते हो, क्योंकि बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अनुदैर्घ्य क्या आ गया और अनुप्रस्थ क्या आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से याद रखना है। और सेकंड नेम है एस तरंगों का गौण तरंगे, और थर्ड नेम है भूगर्भिक तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, मतलब कि जो जहाँ से भूकंप जमीन के अंदर उत्पन्न होता है भूकंप, उसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, फोकस बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं। लेकिन जमीन के ऊपर जो उसके 90 डिग्री के कोण बनाता है, जो बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक सीध में होता है, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, दीर्घपृष्ठीय तरंगे होती हैं और सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। और ये कहाँ किस चीज़ की बात हो रही है? एल तरंगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश सबसे ज़्यादा भूकंप ग्रहणशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भूकंपीय छाया क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, समभूकंप रेखा। और सह भूकंप रेखा किसको कहा जाता है? जहाँ पर जिस स्थान पर भूकंप आता है और सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं की श्रृंखला को सह भूकंप रेखा कहा जाता है। और समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समभूकंप रेखा का आकार प्राय कैसा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी अनियमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक या भ्रंशमूलक भूकंप किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी विवर्तनिक भूकंप को कहा जाता है संरचनात्मक या भ्रंशमूलक भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था? राइट आंसर ऑप्शन है मर्केली ने, जो कि इटालियन वैज्ञानिक थे, उन्होंने भूकंप मापक का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन भूकंपीय तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र विस्तार अधिक पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी एस तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवलय यानी सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का डैश आता है? राइट आंसर ऑप्शन ए 68% के आसपास भूकंप यहां पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी सुनामी, क्योंकि ये समुद्र में होती है इसलिए धरातल पर नहीं होती है। बाकी अपरदन धरातल पर हो सकता है, अपक्षय होता है, ज्वालामुखी होता है, बट सुनामी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? राइट आंसर ऑप्शन सी एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन एफ उपर्युक्त सभी प्राकृतिक कारण देख लेते हैं। प्लेट विवर्तनिकी, भ्रंशन एवं वलन, पृथ्वी के भूपटल में संकुचन की स्थिति, पृथ्वी का परिभ्रमण, ज्वालामुखी विस्फोट। अगला प्रश्न है, भूकंप आने का मानवीय कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी परमाणु विस्फोट, खनन विस्फोट, बड़े बड़े बांधों का निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में किया जा रहा विकास कार्यक्रम, ये सभी भूकंप आने का मानवीय कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भूकंपीय तरंगें कौन सी हैं जिनकी प्रकृति जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती है? देखो मैंने आपको प्रकाश से पहले ही समझाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी द्वितीय लहरें, गौण लहरें और एस तरंगे। एक ही के नाम है ये एस तरंगे। देखो जल में से नहीं जा सकती, प्रकाश इनके बीच में, मतलब प्रकाश के समान इनकी वो होती है, प्रकृति होती है। जल के जैसी इनकी वो होती है, क्योंकि जल के सामने अगर आप कुछ लगा दोगे, कुछ भी पत्थर लगा दोगे, वहाँ पे वो पोज हो जाएगा, पत्थर में से निकल नहीं सकता ना वो। तो जल की समान और प्रकाश के समान इनकी प्रकृति होती है एस तरंगों की। बल्कि जो पी तरंगे होती है वो ध्वनि की तरह होती हैं, चाहे जल हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कुछ भी हो, वो निकल सकती हैं, ध्वनि आपको सुनाई देगी ही देगी। उसी तरीके से पी तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरेनीज, आल्प्स, काकेशस और हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियाँ, पूर्वी द्वीप समूह की श्रेणियाँ किस भूकंपीय पेटी क्षेत्र में है जिसमें विश्व के 21% भूकंप आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है मध्य महाद्वीपीय पेटी। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में कितने प्रतिशत भूकंप देखने को मिलते हैं? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे संवेदनशील माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड प्रकाशित करने वाली आधिकारिक एजेंसी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन है भारतीय मानक ब्यूरो BIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूकंप की चपेट में आने वाले भूभाग की सीमा कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी 59% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने भूकंप क्षेत्रों यानी भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित है? राइट आंसर ऑप्शन सी 4 क्षेत्रों में। कौन कौन से डिटेल में बात करें? ऐतिहासिक भूकंपीय गतिविधि के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में भूकंपीय क्षेत्र को 4 भूकंपीय जोनों में वर्गीकृत किया है, जोन 2, 3, 4, 5। इनमें से सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय जोन 5 है और सबसे कम सक्रिय जोन है नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है?
राइट आंसर ऑप्शन सी, 5.0 से अधिक मान है तो वो क्षति पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को विकसित करने वाला पहला भूवैज्ञानिक कौन था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है चांग हेंग था। डिटेल में बात करें, देखो जो क्वेश्चन मुझे कंफ्यूजिंग लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग ऑप्शन को देख के थोड़े भी कंफ्यूज हो गए, उसके साथ में डिटेल में ज़रूर कुछ ना कुछ लाती हूँ। सो डिटेल में आंसर ये है, भूकंप का पता लगाने वाले सबसे शुरुआती उपकरणों में से एक को सिस्मोस्कोप कहा जाता है, जिसे 132 ईस्वी में चीनी दार्शनिक चांग हेंग ने विकसित किया था। यह एक ड्रैगन आकार का यंत्र था जिसमें एक बड़े कलश के चारों ओर 8 ड्रैगन हेड और उनके नीचे एक टोड़ थे जो भूमि के झटकों की दिशा को दर्शाते थे। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती है भूकंप द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भुज यानी गुजरात में जो भुज है वहाँ पर भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, 2001 के अंदर आया था। भुज में भीषण भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई और कई इमारतें नष्ट हो गई थी। इसकी जो तीव्रता थी वो 7.7 थी और कच्छ क्षेत्र को तबाह कर दिया था इसने। यह भूकंप भारत के 51वें गणतंत्र दिवस पर आया था। ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि गुजरात के भुज में जो भयानक भूकंप आया था वो कब आया था, भारत के कौन से गणतंत्र दिवस के अवसर पर आया था? सो 51वें, और तीव्रता थी इसकी 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्नु में प्राकृतिक आपदा है? राइट आंसर ऑप्शन है भूकंप। और जो अन्नु में प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो जिनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, जिसका अर्थ है इससे बचाव या तैयारी के लिए बहुत कम समय मिलता है। और ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें से अन्य के नाम हैं भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के आने के समय भूकंप मूल से कौन सी ऊर्जा निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भूकंप की उत्पत्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। ये ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि ये अनियमित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सुनामी के नाम से जाना जाता है। बड़ा क्वेश्चन है बट इजी सा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप आने पर सर्वाधिक तबाही कहाँ पर होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिकेंद्र पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातलीय तरंगों की खोज किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, HD लव ने की है धरातलीय तरंग यानी L तरंगों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, P तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूकंप तरंगे जल तरंगों या प्रकाश तरंगों के समकोण पर होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, एस तरंगे। ये ना तो ये जल को पार कर पाती हैं, न ये प्रकाश को पार मतलब ये दीवार को पार नहीं कर सकती। तो ये मतलब कि एस तरंगे ऐसी होती हैं जो जल तरंगों या प्रकाश तरंगों का समकोण बनाती हैं। ठीक है, ये तरल में नहीं जा सकती हैं। सो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 3 सब टॉपिक्स जो मैंने आपको कवर कराए हैं। और जो हमारा 5th टॉपिक है वो हमारा आधा कंप्लीट हो गया है। उसके जो आधा पार्ट बचा है वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, 240 से भी ज़्यादा। बचे हुए क्वेश्चंस हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे, वो और भी बड़ी वीडियो होगी।
बाकी मैंने जितना मेरे को लगा समझाने की ज़रूरत है मैंने उतना समझाया भी है। फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करें, डेफ़िनेटली मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगी, देती भी हूँ जितना मुझसे हो सकता है, और मैं दूंगी भी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि PDF अवेलेबल हो चुके हैं हिस्ट्री के, तो जिसको भी हिस्ट्री के PDF चाहिए वो मेरी रीसेंट पोस्ट चेक कर ले चैनल पर जाके, आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, 20 लोगों के लिए फ्री था, बाकी लोगों के लिए चार्जेबल है। उसी तरीके से सेम ऑफ़र ज्योग्राफी के लिए भी है। जो लोग पूरी सीरीज़ को प्रॉपर्ली देखेंगे, प्रॉपर्ली कमेंट करेंगे, जो भी उनका रिव्यू है, अपना स्कोर बताएंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, सो उन्हीं 20 लोगों को मैं फिर से चुनूँगी दोबारा ज्योग्राफी की सीरीज़ कंप्लीट होते ही, और 20 लोगों के लिए ये सीरीज़ भी फ्री होगी। ठीक है, बाकी लोगों के लिए अगेन चार्जेबल। ठीक है, और जैसा कि मैं हिस्ट्री का PDF बता रही थी, 8000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर आपको सीरीज़ में करवाए हैं, वही PDF में आपको मिलेंगे। सो फटाफट से पोस्ट को चेक करें, और जिसको भी PDF चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये सीरीज़ अब से रेगुलर रहेगी। आज थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक वॉइस भी ठीक हो जाएगी और प्रॉपर्ली मैं आपको पार्ट 2 कवर कराऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स पर चलते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका स्कोर कितना रहा ये भी कमेंट में बताएं। क्या आपका स्कोर 90% रहा? नहीं रहा तो इम्प्रूव करो। और क्विज़ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? आपके ऑप्शंस हैं K2, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, कोयला खदानें। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि कल नहीं परसों अपलोड हो जाएगा। हर 2 दिन में एक वीडियो रहेगी। और जैसा मैंने एक पोस्ट में भी पूछा था आपसे कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, लूसेंट कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, क्या एग्ज़ाम में लूसेंट से क्वेश्चंस आते हैं, इन सारे चीज़ों पर, सारे क्वेश्चंस पर कल वीडियो आएगी, डिटेल्ड वीडियो रहेगी। सो आधे घंटे की वीडियो रहेगी, उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस के उत्तर दूंगी। सो कल 7 PM चैनल पर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।